अस्सलाम वालेकुम और ये भी मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ साइकोलॉजिस्ट निदा ताहिर। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मैडम नसरीन जावेद खान। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आप देखने वालों को बताना चाहूँगी कि नशा जो है वो एक खौफनाक और होलनाक मर्ज है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जब अपने इर्द गिर्द देखते हैं बहुत से सड़कों पे, बागों में, पार्कों में हमें बहुत सारे लोग जो हैं वो इर्द गिर्द पड़े मिलते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? निदा, हम ड्रग एडिक्शन के हवाले से ही लोगों को अवेयरनेस देते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ये हमारा एक ऐसी दुखती रग है जिसको हम हर वक्त महसूस करते हैं। इसकी पेन का एहसास हमारे अंदर है। तो आज हमने जो ये मिल के बैठना था और नाज़रीन से बातचीत करनी थी, उसका एक अहम मौजू जो है वो ये है कि जो ड्रग एडिक्ट्स आपको सड़कों पे नज़र आते हैं ना, इनके डेथ रेट में पिछले कोविड-19 के हवाले से बहुत इजाफ़ा हो गया है। यानी एक तो ये मामला ही बड़ा सेंसिटिव है कि लोग जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, फैमिलीज़ उनसे तंग आ जाती हैं और वो उनको घरों से निकाल देती हैं। उनको घरों से निकाल देते हैं तो फिर सड़कों पे आ जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे घरों के लोग हैं जो बड़े वेल ऑफ होते हैं और वो इस बीमारी का, इस एडिक्शन का शिकार हो जाती हैं और फिर एक जो बड़ी उनकी अमारत होती है और जो उनका पैसा होता है वो सारा उसमें झोंक दिया जाता है और फिर वो वाकई जेन्युइनली वो सड़क पे आ जाती हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो आज हमारा मौजू हैं कि उन लोगों के लिए क्या किया जाना चाहिए। कोविड डेज़ में उनकी डेथ रेट्स में जो इजाफ़ा हो रहा है उसके हवाले से सोसाइटी, गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कैंसर हो, टीबी हो, हेपेटाइटिस हो, इस तरह की बीमारियां हों और आप तंग आके लोगों को घर से निकाल दें और वो सड़कों पे पड़े हों और फिर वो मरने के लिए पड़े रहें। जो सड़कों पे आपको एडिक्ट्स नज़र आते हैं वो टर्मिनल स्टेजेस में होते हैं आम तौर पे। यानी ज़ाहिर है कि वो घरों से निकले होते हैं, उनकी इमोशनल इतने प्रॉब्लम होते हैं, यानी बाज़ साइकोटिक होते हैं, बाज़ जो हैं वो उनके ऐसे ऑटिज़म में होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अजीबो-गरीब किस्म की बीमारियों का शिकार होते हैं और वो इनफैक्ट ड्रग्स में नहीं होते, लेकिन अपनी इस प्रॉब्लम की वजह से उनको ड्रग्स में एक जैसे कहते हैं ना सेफ हेवन, कि उनको लगता है कि चलो ड्रग की और फिर अपने सारे मसलों से हम निकल गए, तो वो फिर ड्रग्स में चले जाते हैं। तो उनके हवाले से हम आज इस प्रोग्राम के ज़रिए तीनों जो लेवल्स हैं, यानी गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, उनके लेवल पे हम कुछ बातचीत करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं निदा से ये कहूँगी कि निदा आप हमें स्टैटिस्टिक्स तो बताएं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। जो सड़क पे ड्रग एडिक्ट्स पड़े हुए हैं या साइकोटिक लोग पड़े हुए हैं या किसी बिल्कुल वो टर्मिनल आखिरी स्टेजेस पे पड़े हुए लोग हैं, उनमें क्या सूरत हाल है कोविड का, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट है? जी मैम, बिल्कुल मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स जो है वो शेयर करूँगी। ड्रग एडवाइजरी और ट्रेनिंग हब ने रिसेंटली अपने स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो प्रोवाइड किए थे, जो कि बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड केसेस जो सिर्फ ईडी सेंटर ने और उसके अलावा जो है लोकल पुलिस ने जो है रिपोर्टेड केसेस थे लाहौर के, वो ये कि 2020 में जब कोरोना बहुत ज़्यादा पीक में था तो स्ट्रीट एडिक्ट्स जो रिपोर्टेड थे जिनकी डेथ हुई वो 419 के करीब थे। यानी 419 के करीब जो लोग थे जो सड़कों पे पड़े हुए थे, उनकी ओवरडोज की वजह से, फूड की एक्सेसरीज, फूड ना मिलने की वजह से, पुअर हाइजीनिक इश्यूज़ की वजह से, सॉफ्ट एंड हार्ड ड्रग्स जो यूज़ कर रहे थे उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। यानी 2020 में ये रेज कर गई एकदम, जबकि पीछे जब हम 2019 में या उससे भी पीछे चलते हैं तो तब इतनी ज़्यादा ऐसे नहीं था, इनका रेशो कम था। यानी जो सड़कों पे लोग सालों सर्वाइव करते हैं, कभी किसी को मौका मिल जाता है तो उसको कोई हेल्प कर देता है, उसकी रिहेबिलिटेशन भी हो जाती है, ऐसा हो जाता है। लेकिन ये जब कोविड हुआ है तो ये
रेस इतना कर रेस गया। कर गया। और हाँ। मैम अभी तक की अगर आपको रिपोर्ट दूं तो 300 के राउंड अबाउट जो है वो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो ओवरडोज की वजह से, जो फूड ना मिलने की वजह से जिनकी डेथ हो गई, सड़कों पे ही पड़े पड़े। बस निदा, मैं इसके हवाले से ये बात बड़े ही दर्द दिल के साथ सब तक पहुंचाना चाहती हूँ कि आप सोचें कि ये लोग असल में तो बीमार हैं ना, और इनका इलाज होना चाहिए, बिल्कुल लेकिन ऐसे। इनकी बीमारी की नौइयत इस किस्म की है कि ये इलाज से महरूम रह जाते हैं, और फिर ये बीमारी बढ़ते बढ़ते टर्मिनल हो जाती है। यानी मैं कहती हूँ कि बीमारी जो है वो एक होती है बीमारी और एक होता है रोग, फिर ये रोग बन जाती है। यानी रोग तो वो बीमारी की कैफियत है जिस जो लाइलाज हो जाता है, तो ये उस लाइलाज हालत में सड़कों पे पड़े हुए लोग होते हैं। तो मैं इस की तरफ सबको मुतवज्जो करते हुए ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इनके हवाले से लोगों को सेंसिटाइज़ किया जाए, और उनको ये बताया जाए कि अगर उनके घरों में इस तरह से कोई एडिक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है और वो आदी हो जाता है, तो फिर उसको बाहर ना फेंक दें, उसका इलाज कराने की कोशिश करें। इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, हम देखते हैं निदा बहुत काम कर रही हैं इसके हवाले से, तो हम उनसे बात करते हुए पूछना चाहेंगे कि निदा आप बताएं कि ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए बुनियादी तौर पे। सबसे पहला स्टेप सोसाइटी के लेवल पे क्या काम होना चाहिए? सोसाइटी के लेवल पे अगर आप कहती हैं कि क्या पहला काम होना चाहिए, तो सबसे पहले ये कि इसको एक बीमारी तस्लीम किया जाए। हमारे यहाँ पे इसको बीमारी तस्लीम नहीं किया जाता। जैसे हम हाइपरटेंशन को एक बीमारी समझते हैं, डायबिटीज़ को एक बीमारी समझते हैं, हम ड्रग एडिक्शन को एक बीमारी नहीं समझते। हम इसको एक लानत समझते हैं, हम इसको एक किरदार की हामी समझते हैं या इलाक़ी कमज़ोरी समझते हैं। तो हमें इसको बीमारी समझने की ज़रूरत है। यानी पहला स्टेप तो ये है कि सारे लोग इस बात को समझ लें कि ये जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं ये बीमार होते हैं और ये काबिल रहम होते हैं। बिल्कुल ऐसे। आप इनको बीमार समझ के ट्रीट करें। इनकी तजलील करना, इनको लानत समझना, इनको बुरा भला कहते जाना, ये कोई मुनासिब बात नहीं। इससे ये चीज़ बढ़ती चली जाती है, तो इसको देखना है हमने। जी, तो दूसरी क्या बात आप? दूसरा मैम कि अगर वो पेशेंस, फैमिली जो है वो पेशेंस रखे। देखिए, एक ड्रग हमारे पास इलाज के लिए आते हैं तो 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल हो जाते हैं कि वो नशा कर रहे होते हैं। लेकिन जब इलाज के लिए फैमिली लेके आती है, दे आर एक्सपेक्टिंग कि 5-10 दिन में ही मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाए। जब डिटॉक्सिफिकेशन के पीरियड में ही होता है तो फैमिली डिमांड कर रही होती है कि तो बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, देखिए हमारा इलाज होता है 2 तरह से। पहले तो बॉडी में खून के ज़रिए खून को साफ़ किया जाता है, जिसको डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, यानी ब्लड में से सारे केमिकल्स को रिलीज़ किया जाता है। जिसमें डिमांड होती है आपको बार बार, यानी आप जब घर में भी किसी को बंद करते हैं पहला स्टेप लेते हुए, तो फिर वो अंदर से डिमांड होती है, क्योंकि ब्लड की डिमांड होती है, तो वो रोकी नहीं जा सकती। तो उसका सबसे पहले स्टेप पे हम इलाज करते हैं कि उनको डिटॉक्सिफाई किया जाए। फिर उसके बाद हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की करनी होती है, यानी उसको ज़हनी तौर पे इतना मजबूत और पुख्ता बनाना है कि वो इस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि उसी इन्वायरमेंट में उसने वापस जाना है, उन्हीं लोगों में वापस जाना है। तो हाउ टू से नो टू ड्रग्स वो कैसे सके, मुश्किल है बहुत। इसीलिए इसके लिए टाइम लगता है। तो ये इलाज एक टाइम एक्सपेंसिव है, यानी इसमें टाइम लगता है। फिर दूसरा ये एक्सपेंसिव है, यानी इसमें पैसे भी लगते हैं। ये इलाज ऐसा नहीं कि मुफ्त दे दिया जाए या मुफ्त किया जाए, इसके लिए टाइम, एनर्जी और मनी सब इन्वॉल्व है। तो ये समझने की ज़रूरत है। कि पहला स्टेप तो यही है कि सोसाइटी इस बात को एक्सेप्टेंस दे दे कि इसमें ये बीमारी है, ये कोई लानत नहीं है, ये कोई ऐसा मसला नहीं है जो पुरसरार सा कोई मसला है जो यकायक हो गया है, या ये ऐसे लोग जो हैं वो कर्स्ड नहीं हैं, उनको बुरा भला कहना, उनकी तजलील करना छोड़े। और दूसरा स्टेप ये है कि आप फैमिली जो है वो इस बात को समझ ले कि ये इलाज एक टाइम टेकिंग इलाज है, इसमें आपको टाइम लगेगा।
उसको उस नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए जिसमें कि वो नॉर्मल तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके। बिल्कुल ऐसे। फर्स्ट स्टेप में उसकी डिटॉक्सिफिकेशन होगी और उसके बाद फिर कम से कम 3 महीने का अरसा होता है जिसमें कि उसको थेरेपिस्ट के साथ, साइकोलॉजिस्ट के साथ और साइकेट्रिस्ट के साथ रहना होगा। बिल्कुल ऐसे। और बल्कि उसमें मैडम इसके बाद भी फॉलो अप लेने चाहिए, यानी ताउम्र जिसको हम कहते हैं ना, आप फॉलो अप करते रहें, क्योंकि ये ऐसी क्रेविंग्स हैं जो रुकती नहीं है। जैसे मैं समझती हूँ कि डायबिटिक पेशेंट जो होता है वो एक दफ़ा इसका शिकार होता है तो फिर उसके बाद फॉर एवर वो मेडिसिन लेता है और वो बड़ी अच्छी हेल्दी ज़िंदगी गुजारता है अगर वो उसको बड़े तरीके से मेंटेन कर ले। इसी तरीके से जो हाइपरटेंशन का पेशेंट है वो भी इसी तरह मेडिसिन लेता है और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं अपने इर्द गिर्द जो इन दोनों किस्म की बीमारियों का शिकार होते हैं और वो बड़ी अच्छी हेल्दी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप एडिक्ट को रिहेबिलिटेट कर लेते हैं तो उसके बाद उसको कुछ अपने दिमाग को इस जगह पे लाना है कि मुझे कुछ मेडिसिन्स और कुछ फॉलो अप प्रोग्राम जो है उसको लेके चलना है फॉर एवर, और इसके बाद फिर वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है, बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल जैसे कि एक आम बीमारी का शिकार आदमी जो है वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। तो ये दोनों चीज़ें तो सोसाइटी ने करनी है। तो उसके अलावा जो इंडिविजुअल्स हैं, यानी जो एडिक्ट है उसके लिए भी फैमिली की तरफ से क्या होना चाहिए? देखिए मैडम, इससे पहले एक स्टेप और आता है कि आप बेहतरीन इलाजगाह भी ढूंढें। बिल्कुल। देखिए, जब हम कोई चीज़ देखते हैं, सर्च करते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानना होता है तो हम बड़ों से मशवरा लेते हैं, इर्द गिर्द से पूछते हैं। जब मोबाइल फ़ोन नहीं था तो तब हम ऐसे ही करते थे कि हमने कभी इससे पूछा, उससे पूछा। अब तो हमारे एक्सेस पे हर चीज़ है, मोबाइल फ़ोन पे, इंटरनेट पे, गूगल पे हमें हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो आपने कहीं से इलाज लेना है या किसी ट्रीटमेंट मेथड के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप गूगल करें, आप इर्द गिर्द सर्च करें, आप यूट्यूब पे देखें, आप फेसबुक पे चेक कर सकते हैं कि वो कौन से ऐसे बेहतरीन इलाज हैं जो हम ड्रग एडिक्शन में ले सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रीटमेंट सेंटर का एक रखें मॉडल कि आपने क्या इस ट्रीटमेंट सेंटर में ये इलाज हो रहा है तो आप उससे कंसल्ट करें। क्या देखना चाहिए? वैसे तो हम अपना एक रिहैब चला रहे हैं, लेकिन जो मोटी मोटी बातें कंसिडर करनी चाहिए एक ऐसी फैमिली को जो कि इस बीमारी का शिकार हो गई है, उसको क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा गौर करनी चाहिए जब वो किसी रिहैब में अपने बच्चे को, बेटे को छोड़ने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कि क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट कौन सा वहाँ पे दिया जा रहा है, कौन से मॉडल को वहाँ पे अडॉप्ट किया गया है। हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से अगर हमने, क्योंकि एक रिसर्च भी की थी, आपको भी पता है, जो हमने ये रिहैबिलिटेशन सेंटर स्टार्ट करने से पहले की थी, हमने बहुत सर्च किया कि हमें कोई ऐसा रिहैबिलिटेशन सेंटर मिले जहाँ पे प्रॉपर इलाज किया जा रहा हो, खवातीन के लिए अलग हो। हमारे थोड़े पर्सपेक्टिव डिफरेंट थे, लेकिन अगर हम इर्द गिर्द देखते हैं तो कोई एक ऐसा ट्रीटमेंट सेंटर जो कि मार कुटाई ना कर रहा हो, ड्रग्स ना दे रहा हो, यानी बहुत सारे फ्लोज हैं, किसी एक पॉइंट पे हम नहीं लाई कर सकते। अगर हम कोई अच्छा ट्रीटमेंट सेंटर देख रहे हैं तो सबसे पहली क्वालिटी उसमें हम ये देखें कि इलाज कौन सा वहाँ दिया जा रहा है, वहाँ का स्टाफ कैसा है, वहाँ का लिविंग एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की क्या स्टाफ क्वालिफाइड है कि नहीं है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि क्वालिफाइड स्टाफ ही नहीं होता। अभी पिछले दिनों मुझे सुनने में आया था कि एक डिस्पेंसर जो कि किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में काम कर रहा था, वो अपना रिहैबिलिटेशन सेंटर खोल के बैठा हुआ है। और भी हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें ऐसे बहुत सारे फ्लोज नजर आते हैं। और वैसे मैंने तो मेरा एक्सपीरियंस आती है कि मैंने देखा है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर 5-5, 10-10 मरले के घरों में खोले हुए हैं और अंदर 20-20, 25-25 पेशेंट हैं जो छोटे छोटे कमरों में बिल्कुल जैसे जेल खाना होता है उस तरह उनको रखा हुआ है। तो इस तरह इलाज क्या होगा? इस तरह तो बस वो टाइम गुजार के तो बाहर जाने के ख्वाब देखते हुए वक्त गुजार देते हैं कि बाहर जाएंगे तो अब फिर ओवरडोज करेंगे। और भी ज़्यादा ऐसे होता है कि मैं तो उन पेशेंट से मिली जो इस तरह के इलाजगाहों में रह के आए हुए हैं, तो दे सेड के हम तो बस वहाँ पे वक्त गुजार रहे थे, अपना टाइम पास कर रहे थे, और वापस आके वो दोबारा रिलैप्स में गए।
क्योंकि उन्हें प्रॉपर इलाज नहीं दिया गया, उन्हें सिर्फ बंद करके रखा गया, बगैर वजह के नमाजें पढ़ाई गई। बिल्कुल, यानी आप बिलीव के बगैर लोगों से कह रहे हैं कि हम नमाज पढ़ें, बिलीव के बगैर आप कह रहे हैं कि खुदा से बात करें, तो ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल। पहले उनको इस लेवल पे तो लेके आना है। चलिए ये तो हमारा हो गया सोसाइटी के लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे। हम अगर गवर्नमेंट लेवल पे बात करें, असल में तो ये काम है गवर्नमेंट का। जब तक गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, ये काम जो है, चाहे हम जितने मर्जी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खोल लें, जितना मर्जी आला इलाज दे दें, ये एक जो अफरीत है, ये एक जो एपिडेमिक की तरह हमारे सामने मुंह खोले खड़ा एक बड़ा प्रॉब्लम है, इसको डील नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट लेवल पे सबसे पहले ये जिनके लिए आज हमने ये प्रोग्राम किया है, जो सड़क पे पड़े हुए वो लोग जो टर्मिनल स्टेजेस पे हैं और जो मरते चले जा रहे हैं, हम उनके हवाले से गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि उनके लिए शेल्टर होम्स बनाए जाएं। रिहेबिलिटेशन से पहले वो लोग जो सड़कों पे अपनी नामसाद हालात और गुनागो मसाइल की वजह से इसका शिकार हो गए हैं, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से, कोई ड्रग एडिक्शन की वजह से, और वो सड़कों पे आ गए हैं। गवर्नमेंट का काम है कि इन लोगों के लिए शेल्टर होम्स बनाए जाएं और फिर उन शेल्टर होम्स में डिवीज़न की जाए। डिवीज़न ऐसे की जाए कि कुछ उनके अंदर ऐसे जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ वाले पेशेंट्स हैं उनको रखा जाए, जो साइकोटिक हैं उनको रखा जाए, और कुछ जो हैं उन्हीं में से जो ड्रग रिहेबिलिटेशन चाहते हैं या ड्रग्स में आए हुए लोग हैं उनको रखा जाए। और जब ये शेल्टर दी जाएगी, इनमें ही कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल टर्मिनल स्टेजेस पे होंगे, उनके लिए भी बंदोबस्त किया जाए। वो जो बेसिक उनकी नीड्स हैं, यानी रहने की जगह उनको मिले, खाना उनको मिले, उनको सफाई सुथराई मिले, ताकि वो अगर जी अच्छी तरह से नहीं सके तो उनके लिए मरना आसान हो सके। मैं सिर्फ यही एक सख्त तरीन बात है मेरे सामने कि जिस इंसान को जो सड़कों पे इस वक्त मर रहे हैं वो लोग हैं जिनके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। चलें हम सब मिलके उनके लिए कम से कम मौत को तो आसान बनाएं। और ये मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी कि उनके लिए ऐसे शेल्टर होम्स बनाए जाएं जिनमें इस तरह डिवीज़न करके उनके लिए जगह हो, ताकि मुझे लगता है जैसे हम इंडिविजुअल्स को कहते हैं ना कि दुआ लो ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, इसी तरह हुकूमतें भी दुआ लें। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो दुआओं वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके ज़रिए जो हुकूमतें हैं वो हमेशा हमेशा के लिए याद रखी जाती हैं। मेरी ये हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह का काम करे जिसमें उनको शेल्टर दी जाए, और फिर इसके बाद हम रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं वो उस पे काम कर रहे हैं और भी होता रहेगा इन पे काम, लेकिन बुनियादी तौर पे इनके लिए शेल्टर का बंदोबस्त होना चाहिए। जी निदा, आप अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो ज़रूर कीजिए कि हम किस तरीके से इस जो कॉज़ है इसको मज़ीद लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि ये लोग जो सड़कों पे बेयारो मददगार स्पेशली कोविड में इस तरह से मौत के मुंह में जा रहे हैं, उनको बचाया कैसे जाए। अगर आप कोई ऐड करना चाहें तो आप करें। मैम बड़े अच्छे से आपने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी की कि वो बिल्कुल शेल्टर होम्स दे, और शेल्टर होम देने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि हमें नहीं पता जो सड़कों पर पड़े हैं वो कितनी दिन की ज़िंदगी गुजारने वाले, क्योंकि वो ओवरडोज भी करते हैं, वो एक दूसरे की सिरिंज भी यूज़ करते हैं, यानी वो इस तरह के एक्ट्स करते हैं कि उनकी ज़िंदगी का हमें कुछ भी नहीं पता। मौत के मुंह में बैठे हुए हैं, बिल्कुल अपने आप को वो जिसे टर्मिनल स्टेज कहते हैं। जी तो हम मेरा ख्याल है आप इजाज़त लेंगे। हमारा मकसद इस प्रोग्राम को करने का यही है कि गवर्नमेंट के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे हम मुतनब्बे हो जाएं। ये भी एक बहुत बड़ा एपिडेमिक है जो मुँह खोले खड़ा है। हमें इसे एड्रेस करना है कि हमने अपनी नई नस्ल को इस ड्रग एडिक्शन के अफरीद से कैसे बचाना है, और इसमें जब तक हम सब कलेक्टिवली काम नहीं करेंगे तब तक ये काम हो नहीं सकेगा। उम्मीद है आप इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे और इसमें अपना हिस्सा डालेंगे। इजाज़त चाहती हूँ।
अल्लाह ने क्या माना। अगर कोई क्वेश्चन है आपका या मज़ीद किसी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।